Hello friends, today I am here with my third video on the most demanded topic of the industry. I am going to talk about FSI, fungible FSI and TDR. I hope you all shall definitely like it. So to start with, what is FSI? FSI means floor space index. It is the maximum area that can be constructed on a plot or a land. It is normally regulated by municipal or local authorities of the respective state government. FSI norms are based on national building codes. In short, if I say, it is the maximum allowable construction area as per the norms of approving authority. दोस्तों, मुझे पता है कि हम में से कुछ लोगों को ये इंग्लिश टर्म सुनने में और समझने में काफ़ी परेशानी होती है. मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि आप वीडियोस इंग्लिश में ना बनाते हुए हिंदी में बनाइए. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये बना सकूँ. अगर मैं देशी भाषा में बोलना चाहूँ तो हम अगर किसी भी प्लॉट पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हम कितना एरिया का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसे हम एफएसआई कहते हैं. ये जो एफएसआई है ये हमें डिसाइड नहीं करना होता है, ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट. और वो डिसाइड कैसे करते हैं उसके भी कुछ क्राइटेरियाज है. मैं अगर एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँ, अगर मेरे पास एक प्लॉट है जो 10,000 स्क्वायर फीट का है और वहाँ के गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एफएसआई अगर 1.5 है, मेरा फॉर्मूला क्या होगा टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया निकालने का. टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया इज इक्वल टू एफएसआई इनटू द टोटल प्लॉट एरिया. मैंने क्या किया, 10,000 स्क्वायर फीट मेरा प्लॉट एरिया है और 1.5 मेरा एफएसआई है, तो मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया बन जाएगा 15,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट. अभी इसे मैं पूरे प्लॉट पे यूज करूं या 50% प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट करूं, ये डिसाइड करता है कुछ क्राइटेरिया के साथ. ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं, जैसे कि अगर पहले मैं बात करना चाहूँ तो जोन एंड प्लानिंग रेगुलेशंस जो है वो हमें फॉलो करने होंगे. जोन एंड प्लानिंग रेगुलेशंस फॉलो करने का मतलब क्या है उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एफएसआई. एफएसआई का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने वो प्लॉट के ऊपर कितना एफएसआई दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये आपको फॉलो करना है. उससे ज्यादा हम फॉलो करेंगे तो इलीगल बिल्डिंग कहाँ कहलाया जाएगा. सेकेंड पार्ट है सेटबैक. सेटबैक का मतलब ये है कि आपके बिल्डिंग के सामने से अगर कोई रोड जाने वाला है उसका आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है. अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग पास में आने वाली है तो उसके लिए आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है. ये डिसाइड करता है जोन एंड प्लानिंग रेगुलेशन. थर्ड है ग्राउंड कवरेज. ग्राउंड कवरेज का मतलब है आप कितना एरिया कवर कर सकते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय, ये भी डिसाइड करता है जोनिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशन. फोर्थ है पार्किंग एरिया. पार्किंग का मतलब यह है कि आपको कितना एरिया पार्किंग के लिए छोड़ना है या नहीं छोड़ना है. आपके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपके बिल्डिंग के लिए पार्किंग मस्ट है या नहीं मस्ट है. लास्ट है हाइट रेस्ट्रिक्शन. हाइट रेस्ट्रिक्शन का मतलब है हर एरियाज में हाइट रेस्ट्रिक्शन बिल्डिंग के अलग अलग होते हैं. जैसे कि अगर कोई एयरपोर्ट हो तो वहाँ का हाइट अलग होगा और सबअर्बन में हाइट अलग होगा. हाइट रेस्ट्रिक्शन भी डिसाइड करता है जोनिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशन. दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जोनिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशन होता क्या है करके. अब आप पूछोगे कि गवर्नमेंट एफएसआई डिसाइड करता कैसे है, तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स या नॉर्म्स होते हैं. जैसे कि करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या है. अगर पॉपुलेशन हाई होगा तो वहाँ का डेफिनेटली एफएसआई भी हाई होगा. अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी वहाँ का एफएसआई इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि वर्टिकल डेवलपमेंट बन सके. इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर कारण है जिसके ऊपर एफएसआई डिसाइड होती है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा तो वहाँ का एफएसआई बहुत अच्छा होगा. जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लो होगा वहाँ पे एफएसआई हमेशा कम ही होगा, क्योंकि एफएसआई के हिसाब से अगर कंस्ट्रक्शन हाई होने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़िए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़िए, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़िए, इन सब पे लोड पड़ेगा और वो कोलैप्स होने चालू हो जाएंगे. इसी के लिए एफएसआई लो रखा जाता है. दोस्तों, अगर मैं करंट मुंबई की बात करूं तो मुंबई का एफएसआई 1.33 से लेकर 2.1 तक होता है. बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो वहां का एफएसआई 1.75 से लेकर 3.35 तक है. दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वहां का एफएसआई 1.2 से लेकर 4 तक है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो एफएसआई इंक्रीज होने से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, विच मीन्स कम एरिया के अंदर ज्यादा लोग रहेंगे, विच मीन्स गवर्नमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट प्रमोट कर रही है. तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो एफएसआई इंक्रीज होने से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, विच मीन्स कम एरिया के अंदर ज्यादा लोग रहेंगे. एफएसआई ज्यादा होने का मतलब वर्टिकल डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उस एरिया के लिए, और जहां पे एफएसआई कम है वहां पे गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट प्रमोट कर रही है. दोस्तों, मुझे लगता है एफएसआई का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा. तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो है फंजिबल एफएसआई या प्रीमियम एफएसआई.
आप अब पूछेंगे कि प्रीमियम एफएसआई या फंजिबल एफएसआई होता क्या है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का डिसाइडेड एफएसआई से ज़्यादा अगर मुझे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो वो एफएसआई मुझे गवर्नमेंट से खरीदना होता है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम एफएसआई। प्रीमियम एफएसआई देने के भी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 35% एफएसआई नॉर्मली प्रीमियम एफएसआई गवर्नमेंट देती है, और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 20% देती है। बट उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और हमें गवर्नमेंट रेडी रिकॉग्नाइज के हिसाब से उन्हें पे भी करना होता है चार्जेस। नॉर्मली ये चार्जेस कितने होते हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 60% चार्ज पे करना होता है गवर्नमेंट रेडी रिकॉग्नाइज के हिसाब से, और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 80 to 100% पे करना होता है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि गवर्नमेंट ये प्रीमियम एफएसआई देती क्यों है, तो इसका जवाब है डीसीआर 2012 में गवर्नमेंट ने एफएसआई करेक्शन किया गया था, जिसके अंतर्गत फ्लावर बेड्स, टेरेस, नीच और बालकनी एरियाज को एफएसआई के अंदर इंक्लूड किया गया था। सो बिल्डर्स को कंपनसेट करने के लिए ये प्रीमियम एफएसआई का कॉन्सेप्ट निकाला गया। इसमें बिल्डर का तो फायदा होता ही है, साथ में गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, रेडी रिकॉग्नाइज रेट के हिसाब से उन्हें चार्जेस मिलते हैं। दोस्तों, ये प्रीमियम एफएसआई अवेल करने के लिए भी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं। प्रीमियम एफएसआई लेने के लिए आपके प्लॉट का एडजॉइनिंग रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रोड का विड्थ डिसाइड करता है कि आपको कितना % प्रीमियम एफएसआई मिलेगा। मिनिमम रोड विड्थ गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 30 होना चाहिए। 30 फीट के रोड के अगेंस्ट में ही आपको प्रीमियम एफएसआई अवेलेबल होगा। मैंने एक टेबल डिस्प्ले किया है जहां पे मैंने क्लियर कट मेंशन किया कि रोड विड्थ और उसका परसेंटेज ऑफ प्रीमियम एफएसआई कितना होगा। सो दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँ, अगर मेरे पास एक लैंड है जो 2000 स्क्वायर फीट का है और मेरा एफएसआई है 2, तो मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया बनता है 4000। बट अगर मेरे पास एक एडजॉइनिंग रोड है जो 35 फीट का है, तो मैं प्रीमियम एफएसआई अवेल करता हूँ 20% का, जो मुझे 800 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा दिलाती है। सो मेरा टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया बनता है 4800 स्क्वायर फीट। 2019 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले लिए। हमारे तब के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने रेडी रिकॉग्नाइज रेट्स कम करके प्रीमियम एफएसआई को सस्ता करने का फैसला लिया। रेसिडेंशियल के प्रीमियम एफएसआई का रेट्स उन्होंने 50% से घटाकर 40% कर दिया, जबकि कमर्शियल प्रीमियम एफएसआई का रेट 60% से घटाकर उन्होंने 50% कर दिया। इससे काफ़ी बिल्डर्स को फायदा हुआ। दोस्तों, होप आपका एफएसआई का कॉन्सेप्ट और प्रीमियम एफएसआई का कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं।